फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑथर एल्डस हक्सली द्वारा लिखा गया एक नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 1931 के अंदर लिखा गया था, 1932 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। इसकी जो सेटिंग है वो है लंदन और न्यू मैक्सिको के अंदर, मतलब इसके जो इवेंट्स हैं वो लंदन और न्यू मैक्सिको के अंदर घटते हैं। और एक फिक्शनल वर्ल्ड स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, पूरी दुनिया इसके अंतर्गत आती है। ये इसकी सेटिंग है। इसका लिटरेरी पीरियड है मॉडर्निज्म। इसका जेनर है डिस्टोपियन सोशल साइंस फिक्शनल नॉवल। फिक्शन है, साइंस क्योंकि इसमें साइंस की गई, टेक्नोलॉजी की, साइंस की बातें की गई है। सोशल क्योंकि कुछ सामाजिक बातें भी हैं इसके अंदर। डिस्टोपियन यूटोपियो का उल्टा होता है, अपोजिट होता है यूटोपिया का। यूटोपिया का मतलब एक ऐसा समाज, ऐसी मतलब बिल्कुल आइडियल सोसाइटी है ना, जहां पर सब कुछ खुशहाल हो, सब कुछ हैप्पीनेस हो, सब कुछ अच्छा हो। डिस्टोपिया मतलब बहुत ही रिग्रेसिव सोसाइटी, जहां पर लोग बहुत ही खराब तरीके से रह रहे हैं, बहुत ही मतलब परेशान तरीके से रह रहे हैं, है ना, मतलब बहुत ही खराब सोसाइटी, उसको बोलेंगे डिस्टोपियन। फ्रेंड्स, जो ये वर्ल्ड स्टेट है ना, पूरी दुनिया एक वर्ल्ड स्टेट है। इसके अंदर जो सोसाइटी है वो इंटेलिजेंस बेस है ना, इंटेलिजेंस बेस है, मतलब इसमें भी डिवाइडेड है सोसाइटी 5 कास्ट के अंदर। जैसे यहां पर इंडिया में वैदिक सोसाइटी के अंदर, वैदिक धर्म में 4 वर्ण होते हैं, वैसे यहां भी सोसाइटी 5 कास्ट के अंदर डिवाइड है, जो कि हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल हायरार्की है। साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए हैं, मतलब कोई भी नेचुरल बर्थ नहीं होती, सब टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब बोटल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी नेचुरल बर्थ नहीं होती। स्लीप लर्निंग मतलब सोने के दौरान उनके दिमाग में चीजों को फीड किया जाना, है ना, और नॉलेज इंफॉर्मेशन सोने के दौरान डाला जाना, वो कहते हैं स्लीप लर्निंग। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन मतलब कि साइकोलॉजिकली उनको जैसा हम चाहते हैं वैसा वो सोचे, उस तरह का मैनिपुलेशन उनका कर देना। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब वही कंडीशनिंग कि उनको पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से उनकी कंडीशनिंग कर देना। दैट आर कंबाइंड टू मेक ए डिस्टोपियन सोसाइटी। तो ये सब चीजें मिलकर एक डिस्टोपियन सोसाइटी बनाता है, जहां पर इंसानों के पास में कोई फ्री विल नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी फ्री विल वहां पर नहीं है, किसी प्रकार की कोई फ्रीडम वहां पर नहीं है। उनको जो पहले से प्री डिसाइडेड चीजें हैं वही करनी पड़ती है, उनके लिए जो डिसाइडेड है वही उनको काम करना पड़ेगा। कुछ भी फ्री विल नहीं है, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही उनको फॉलो करना है, उसी सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अब ये फ्रेंड जो टाइटल लिया गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो कहां से लिया गया है? वो ये टाइटल लिया गया है शेक्सपियर के जो टेम्पेस्ट नाम का प्ले है, उसका एक्ट 5th सीन 1st and 2nd 203 206 जो उसकी लाइंस हैं वहां से लिया गया है, जो कि ये है शेक्सपियर का वो पर्टिकुलर टेम्पेस्ट की वो लाइंस है ना। यहां पर ये आ रहा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां से ये टाइटल को लिया गया है। शेक्सपियर ने इसको आयरनिकली यूज किया था, क्योंकि उसमें जो करेक्टर है टेम्पेस्ट में मिरांडा, उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत को बताने के लिए किया था कि जो भी उस आइलैंड पर, जो मिरांडा वहां पर आइलैंड पर रह रही होती है अपने फादर के साथ में, तो वहां पर जो विजिटर्स होते हैं वो बहुत ही इविल नेचर के होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये तो कुछ चमत्कार हो रहा है, यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, कितने विचित्र प्रकार के लोग आ रहे हैं, है ना। तो एक तरह से उसकी इनोसेंस को बताते हुए ये चीज लाइंस यूज की थी। आगे फ्रेंड्स, ये नॉवल शुरू होता है वर्ल्ड स्टेट सिटी ऑफ लंदन। ये जो हमारा नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये स्टार्ट होता है लंदन के अंदर, और अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है AF 632। ये आफ्टर फोर्ड लिखा हुआ है, इसको एनो कर सकते हैं, एनोफोर्ड, है ना। जैसे एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो ये एनोफोर्ड है। एनोफोर्ड चल रहा है 632, एनोफोर्ड 632, जो कि एक्चुअली एडी है ना, जो जॉर्जियन कैलेंडर जिसको भी हम अभी हम जैसे 2021 में है, तो ये जो बात है 2540 की है, ठीक है। लेकिन एक जो
एक नया कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि हेनरी फोर्ड थे जिन्होंने फोर्ड मोटर्स की स्थापना की थी, उनके नाम पर एक नया कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया है। एक्चुअली ये जो फोर्ड है, इसकी एक बहुत बड़ी देन है कि जो फोर्ड मोटर कंपनी थी, पहले अमेरिकन, जो मिडिल क्लास अमेरिकन है, वो गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, फोर व्हीलर को। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बजट के अंदर जो कार्स बनाई, बजट के अंदर मोटर कार्स बनाई और मास प्रोडक्शन किया, उनका मास प्रोडक्शन किया। एक वर्ड है प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन लाइन ये वर्ड है। एक्चुअली मतलब एक जैसे कार बनानी है तो कार का एक फिक्स फॉर्मूला हो गया, और फिर उसका मास बेसिस पर बहुत प्रोडक्शन करना है ना, एक प्रोडक्शन लाइन बना देना जहां पर हर चीज फिक्स है कि इन तरीकों से वो गाड़ी बनेगी, है ना, उसे प्रोडक्शन लाइन कहते हैं। इसी चीज को इन्होंने, जो अभी जो दुनिया चल रही है वर्ल्ड स्टेट वाली, इन्होंने इस चीज को अप्लाई किया है ह्यूमन बर्थ के अंदर। वहां भी मास बेसिस पर जो इंसानों को पैदा किया जा रहा है लैब्स के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये मास बेसिस पे यहाँ पर इंसानों को पैदा कर रहे हैं लैब्स के अंदर, वो आता है आफ्टर फोर्ड की इस प्रोडक्शन लाइन की कॉन्सेप्ट से आता है। तो ठीक है, ये आफ्टर फोर्ड 632 चल रहा है। रियल में अगर क्रिश्चियन एरा देखें तो 2540 चल रहा है। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है सेंट्रल लंदन हैचरीज, उसका डायरेक्टर कुछ स्टूडेंट्स को उस जो फैसिलिटी जहां पर बेबीज को आर्टिफिशियली पैदा किया जाता है बॉटल्स के अंदर, उसका विजिट करवा रहा है। बर्थ, नेचुरल बर्थ वो नॉन एग्जिस्टेंट है वर्ल्ड स्टेट के अंदर, है ना, सब आर्टिफिशियली बच्चे पैदा किए जाते हैं। दे डायरेक्टर बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताता है कि ये 5 कास्ट के अंदर बच्चे पैदा होते हैं। सबसे ऊपर है अल्फा, फिर है बीटा, फिर है डेल्टा, गामा एप्सिलॉन, मतलब 2 हायर कास्ट है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा सबसे टॉप कास्ट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस और सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस, सबसे ज्यादा सोचने वाले ये हैं। बीटा उनसे जस्ट नीचे वाली लोअर कास्ट है। ये इंटेलिजेंट तो है बीटा, है ना, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाला काम ये बीटा नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस वाला काम करते हैं। लेकिन जो अल्फा है वो इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग दोनों काम करते हैं, लेकिन बीटा ओनली इंटेलिजेंस वाला काम करते हैं, थिंकिंग का काम नहीं करते। और जो नीचे की कास्ट हो गई डेल्टा, गामा, वो मतलब उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उनको फिक्स पैटर्न के काम दिए जाते हैं, ठीक है। कोई फार्मर हो गया, कोई होटल अटेंडेंट हो गया, कोई ड्राइवर हो गया, इस तरह के जो फिक्स काम होते हैं ना, लो प्रोफाइल वाले, वो काम इन तीनों को दिए जाते हैं। और ये हर कास्ट को पहले से ही कंडीशन किया जाता है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, अपनी जॉब के हिसाब से कि उनको क्या जॉब करनी है, तो उनमें उतना ही दिमाग इंटेलिजेंस भरी जाती है जितना उनको जो जॉब करनी है उसके अनुसार हो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंस उनमें नहीं भरी जाती। वही बिफोर और आफ्टर बर्थ का क्या कंसेप्ट है हम अभी आगे बताएंगे। लेकिन तीनों में एक चीज सेम है, तीनों जो ये 5 कास्ट है, ऑल कास्ट है, इनमें 3 चीजें बिल्कुल सेम है कि उनको तीनों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, संतोष के लिए, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन के लिए ये तीनों चीजें करनी पड़ती हैं, उनकी प्रैक्टिस की जाती है उनमें। टू बी सेक्सुअली प्रोमिस्कस, मतलब टू बी सेक्सुअली एक्टिव, कि वो जिस बंदे को अगर पसंद करे तो उसके हाथ में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सके। टू एंगेज इन इकोनॉमिक कंजप्शन, हर तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें सारी कास्ट इन्वॉल्व रहती है। और लास्ट है टू यूज द ड्रग सोमा, टू यूज द ड्रग सोमा टू एस्केप फ्रॉम ऑल अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, तो आप ये सोमा नाम का ड्रग, इसको आप कंज्यूम करेंगे, जो कि एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट है और एक अपने को हेलुसिनेशंस पैदा करता है। तो उससे क्या आपकी एंजाइटी, टेंशन वो खत्म हो जाती है और आप हैप्पी फील करते हो। तो इस सोसाइटी के अंदर, इस वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर ये होमा कंज्यूम करना, सब होमा कंज्यूम करते हैं। 5 की 5 कास्ट ये होमा को कंज्यूम करती है। और इस तरह की जो ये तीनों कंडीशनिंग की गई है, टू बी सेक्सुअली प्रोमिस्कस, टू एंगेज इन इकोनॉमिक कंजप्शन और ये सोमा को कंज्यूम करना, इसको डायरेक्टर बोलते हैं कंडीशनिंग। और इस कंडीशनिंग का ये मानना है इनका कि ये कंडीशनिंग हम करते हैं, इसी कारण से यहां पर सब लोग हैप्पी और वर्चुअस रहते हैं, खुश रहते हैं और वर्चुअस रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करूं तो ये है कि जो ये सोमा है, ये वैदिक सोसाइटी के अंदर देवताओं की, देवास जो थे
उनकी वाइन हुआ करती थी, देवाज उसको कंज्यूम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो एल्डस हक्सले लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक सोसाइटी से लेके आए हैं, क्योंकि जो एल्डस हक्सले है इन्होंने इंडियन कल्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, इनके पास में इंडियन कल्चर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। इसी कारण से इन्होंने जो ये कास्ट सिस्टम बनाया अपने इसके अंदर, कहीं ना कहीं जो ये वैदिक सोसाइटी थी वहीं से वैदिक रिलीजन था, उसी का कास्ट सिस्टम को इन्होंने अपने इस नॉवल के अंदर डाला है। और ये सोमा वर्ड यूज किया है जो कि देवताओं का वाइन था एक तरह से, वो भी वहीं से आया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट, कास्ट सिस्टम प्लस ये जो सोमा वाला कंसेप्ट है ना, देवताओं की जो वाइन है, ये दोनों कंसेप्ट ये इंडियन कल्चर वैदिक सोसाइटी से ही आए हैं, वैदिक सोसाइटी से आए हैं। क्योंकि जो एल्डस हक्सले जो कि राइटर है इस नॉवल का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, उसको इंडियन कल्चर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो इंडियन कल्चर के बारे में जानता था, वैदिक सोसाइटी के बारे में जानता था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट वहीं से ही इसने वैदिक सोसाइटी, वैदिक धर्म से ही ये ड्राइव किए हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स। आगे हम फ्रेंड्स बात करें कि एक प्रोसेस है बोकनवस्कीज प्रोसेस। एक्चुअली ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब ये जो पांचों कास्ट हैं जब एम्ब्रॉयडरी लेवल पे होती है, मतलब जब भ्रूण बन चुका होता है इन कास्ट का, ठीक है, तो उस वक्त इन कास्ट को मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस करना कि इनको कितना इंटेलिजेंट रखना है ना, उस पर डिपेंड करता है, इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो शुरू की जो अल्फा होती है कास्ट, अल्फा और बीटा ये कास्ट होती हैं, इन पर इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। अल्फा और बीटा में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो हायर कास्ट के हैं, तो उन पर इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाता। और इनमें जो लोग पैदा होते हैं अल्फा बीटा में, वो सिंगल फोइटस है ना, सिंगल फोइटस से एक ही इंसान पैदा होता है। लेकिन ये जो गामा, डेल्टा और ये एप्सिलिन होते हैं, ठीक है, इन तीनों के जो फीटस होते हैं उस फीटस को मल्टीपल डिवाइड किया जाता है। मतलब एक फीटस से बहुत सारे, अगर जैसे एक फीटस है तो उससे नहीं करते हुए अबाउट 96 के आसपास फीटस पैदा किए जाते हैं, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया जाता है। तो मतलब एक फीटस से 96 अल्फा गामास को पैदा किया जाता है, एक फीटस से 96 डेल्टास को पैदा किया जाता है, एक फीटस से 96 एप्सिलिन को पैदा किया जाता है। तो क्योंकि एक फीटस मल्टीपल उसमें डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, क्वालिटी की कमी हो जाती है ना, क्वालिटी की कमी हो जाती है। इस कारण से इन तीनों में, जो तीनों लोअर कास्ट है उनमें इंटेलिजेंस कम रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं बोकनवस्की प्रोसेस। अब ये आगे एक कैरेक्टर है मुस्तफा मोंड। ये एक्चुअली दुनिया को 10 वर्ल्ड कंट्रोलर्स चला रहे हैं, उनमें से एक है जो कि इन स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है वर्ल्ड स्टेट क्रिएशन, कैसे ये वर्ल्ड स्टेट बना और इसकी सक्सेस के बारे में, और इसकी सक्सेस कैसे लोगों में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी पैदा कर दी। हैप्पीनेस, वो आराम से खुश है, वो आराम से जो चीज इकोनॉमिकली जो चीज खरीदना चाहते हैं, सेक्सुअली जो चीज करना चाहते हैं, और सोमा को वो कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह से वो हैप्पी रहते हैं। स्टेबिलिटी, उनको पता है कि उन्हें क्या काम करना है, कौन सी जॉब करनी है, तो वो बिल्कुल स्टेबिलिटी है उनके पास में। और सोसाइटी से हर तरह के जो इंटेंस इमोशंस होते हैं, डिजायर्स होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं, जिनके कारण से दुख पैदा होता है, तो इन सबको खत्म कर दिया गया है, रिलेशनशिप, डिजायर्स को, इंटेंस इमोशंस को। तो इस कारण से आप किसी लोगों में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और कभी कभार थोड़ा सा कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन सा होता है, तो फिर वो सोमा को कंज्यूम कर लेते हैं और उससे वो खुश हो जाते हैं। अब आगे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक है लेनिना क्रॉने, जो कि काफी इंपोर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर। ये हैचरी वर्कर है। हैचरी वर्कर मतलब जहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं आर्टिफिशियली, एक तरह से उनको हैच करना बोलते हैं, तो वहां पर ये काम करती है। और ये काफी पॉपुलर है, सेक्सुअली डिजायरेबल है, काफी सुंदर है, इसलिए हर कोई पुरुष इससे मिलना चाहता है। और तो होता ही है कि हैचरी चेंजिंग रूम्स के अंदर जो इसकी फ्रेंड है फैनी, वो इस लेनिना को क्रिटिसाइज करती है कि तुम सिर्फ एक ही मैन, एक ही आदमी हेनरी फॉस्टर को डेटिंग कर रहे हो, ऐसा तुम गलत कर रही हो, है ना, तुम्हें मल्टीपल लोगों के साथ में डेटिंग करनी चाहिए, ऐसा फैनी बोलती है लेनिना को। लेनिना फैनी की बात मान लेती है और फिर वो बर्नार्ड मैक्स नाम के एक बंदे से डेटिंग करने लग जाती है। ये बर्नार्ड मार्क्स एक साइकोलॉजिस्ट है और ये एक अल्फा है,
लेकिन अल्फा लोग काफी सुंदर और बड़े होते हैं, लेकिन ये अल्फा होने के बावजूद भी छोटी हाइट का है, और क्योंकि अल्फा होने के बावजूद भी छोटी हाइट का है, इस कारण से इसको खुद में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये बर्नार्ड है, ये अनहैप्पी है क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है लेनिना, उसके और भी रिलेशनशिप है, इस कारण से वो दुखी है और वो लेनिना को मना करता है कि तुम किसी और से रिलेशनशिप मत रखो। और ये बर्नार्ड क्या स्लीप लर्निंग के अंदर काम करता है, स्लीप लर्निंग की जो एक्टिविटी है उसमें काम करता है। तो एक्चुअली इतना इंटेलिजेंट है तो ये सब चीजें समझ पा रहा है कि जो वर्ल्ड स्टेट में एक्चुअली चल क्या रहा है ना, किस तरह से लोगों को एक स्टैटिक, लोगों को एक प्री डिफाइंड लाइफ जीने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि हाई लेवल इंटेलेक्चुअल एक तरह से थिंकर है ये, ठीक है। हालांकि इनको डिजाइन तो इस तरह से किया गया है कि ये इस चीज को माने, वर्ल्ड स्टेट का जो सोसाइटी उसको माने, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस है इंटेलिजेंस भी है, थिंकिंग भी है, क्योंकि ये एक अल्फा है ना, इस कारण से समझ पा रहा है कि यार सोसाइटी में चल क्या रहा है ना। इस कारण से वो इस सोसाइटी से नाराज है कि सिटीजन्स को पीसफुल रखे जाने के लिए उनको लगातार सोमा दिया जा रहा है, ठीक है। उनको पहले से ही किस तरह की लाइफ जीनी है उसको डिसाइड कर दिया गया है ना। और आर्टिफिशियली हैप्पीनेस प्रोड्यूस की जा रही है, नेचुरल हैप्पीनेस नहीं है, वो आर्टिफिशियली हैप्पीनेस है ना। तो मतलब जो ये सोसाइटी है वर्ल्ड स्टेट, इसके जो तौर तरीके हैं उससे ये बर्नार्ड खुश नहीं है। बर्नार्ड बहुत ही वोकल है, एरोगेंट है और वो वर्ल्ड स्टेट को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जो उसका बॉस है वो उसको धमकी देता है कि तुम इस तरह की बकवास बातें मत करो वर्ल्ड स्टेट के अगेंस्ट में, नहीं तो तुम्हें आइसलैंड भेज दिया जाएगा। एक्चुअली आइसलैंड वो जगह है जहां पर मतलब अगर कोई भी वर्ल्ड स्टेट के अंदर कोई विद्रोह करता है तो उनको आइसलैंड भेज दिया जाता है। बर्नार्ड का एक फ्रेंड है हेल्महोल्ट्ज वाटसन नाम का, वो एक ही फ्रेंड है, वो उसके पास जाता है और दोनों मिलकर बातें करते हैं और वर्ल्ड स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं। आगे ये होता है कि जो लेनिना है वो जो उसका एक और बॉयफ्रेंड है हेनरी, उसके साथ में डेट पे जाती है, और जो बर्नार्ड है वो अपनी बाई वीकली सॉलिडेरिटी सर्विस, अब इस सॉलिडेरिटी सर्विस में होता ये है कि जो इसकी 12 अटेंडीज है, 12 जो लोग हैं, वो सोमा जो ड्रग है उस ड्रग को लेते हैं और उसको लेने के बाद में वो सॉलिडिटी चैंट्स, कुछ ना कुछ चैंटिंग करने लगते हैं, और उसके बाद में वो एक ऑर्गी के अंदर कोलैप्स, मतलब एक ऑर्गी करने लग जाते हैं। ऑर्गी का मतलब हो गया एक तरह से कहें तो जहां पर मल्टीपल लोग एक साथ मिलकर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उसको ऑर्गी कहते हैं। लेकिन जो बर्नार्ड है उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। आगे स्टोरी में होता यह है कि जो बर्नार्ड है वो लेनिना को प्रपोज करता है कि वो एक सेवेज रिजर्वेशन, न्यू मैक्सिको के अंदर जो एक सेवेज रिजर्वेशन है वहां पर वो घूमने के लिए चले उसके साथ में। सेवेज रिजर्वेशन न्यू मैक्सिको के अंदर वो जगह है जहां पर वर्ल्ड स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं, वहां पर लोग अभी भी वैसे ही पुराने तौर तरीकों से रह रहे होते हैं। तो जो डायरेक्टर है वो एक परमिट देता है इन दोनों को, और उसके बाद में उस परमिट को लेकर वो सेवेज रिजर्वेशन के लिए जाते हैं। जाने से पहले जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है वो खुद बताता है कि वो भी 20 साल पहले उस रिजर्वेशन में वहां पर गया था, सेवेज रिजर्वेशन में, और उसके साथ में जो उसकी फीमेल कंपेनियन थी वो उससे बिछुड़ गई थी, क्योंकि कोई तूफान आया था तो उसमें वो बिछड़ गई थी। लेकिन अब उसने बातों बात में बात बोल तो दी, लेकिन उसके बाद में उसे डर लगता है कि यार कि मैंने इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसको बता दी तो कहीं इसका कोई फायदा नहीं उठाए बर्नार्ड, है ना। लेकिन इसलिए वो डायरेक्टर उसको थ्रेटन करता है कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में तुम किसी को मत बताना, अगर तुम इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें आइसलैंड भेज दूंगा। बर्नार्ड और लेनिना उस सेवेज रिजर्वेशन में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन रिचुअल्स वहां पर वो देखते हैं, और अल्टीमेटली लेनिना को एक बहुत ही यंग यूथ, जॉन नाम का एक यंग यूथ नजर आता है, और उसकी मदर लिंडा नजर आती है। बर्नार्ड को पता लगता है कि जो ये लिंडा है वो वही वुमेन है जो कि डायरेक्टर के साथ में 20 साल पहले आई थी और तूफान के अंदर आकर वो डायरेक्टर से बिछुड़ गई थी। और जॉन है वो डायरेक्टर और लिंडा दोनों का बायोलॉजिकल सन है। तो जब उसे बर्नार्ड को पता लगता है कि जो ये लिंडा वो सेम औरत है और प्लस जॉन और लिंडा और डायरेक्टर का बायोलॉजिकल सन है, तो प्लान करता है कि डायरेक्टर को ह्यूमिलिएट करे,
ठीक है, दोनों को नए वर्ल्ड स्टेट, न्यू वर्ल्ड स्टेट में वहां लेके जाए और पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे डायरेक्टर को, ये कह के कि तुमने तो एक बायोलॉजिकल सन को पैदा किया है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड स्टेट में ये चीज अलाउड नहीं है कि आप बायोलॉजिकली नेचुरली किसी बच्चे को पैदा करो, है ना। और क्योंकि डायरेक्टर ये जो जॉन है उसका बायोलॉजिकल बेटा है जो कि नेचुरली पैदा हुआ है, तो एक तरह से वो एक अपमान की बात है। ताकि, और ऐसा बर्नार्ड क्यों करना चाहता था? बर्नार्ड इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो डायरेक्टर है ये बार बार में उसको धमकी देता था कि तुमको एग्जाइल, तुमको आइसलैंड भेज दूंगा, आइसलैंड भेज दूंगा, है ना, तुमको मतलब इस देश निकाला दे दूंगा और आइसलैंड भेज दूंगा। तो इस धमकी की बदला लेने के लिए वो ऐसा करता है। तो क्योंकि बर्नार्ड पब्लिकली सबको ये बताता है कि ये जो डायरेक्टर है उसने बायोलॉजिकली बच्चे को पैदा किया है, तो एक तरह से सभी पब्लिक उसको इसके इस स्कैंडल को जान जाती है। और इस कारण से अल्टीमेटली होता यह है कि डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ता है। अब ये जॉन, इसको यहां पर सेवेज बोलते हैं, लंदन में आता है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर पूरा इसकी जवानी निकली है, तो एक तरह से वो यहाँ लंदन सोसाइटी के हिसाब से तो बिल्कुल एक सेवेज, असभ्य है ना। लेकिन ये उसको देखने के लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि यार बाहर से ये आदमी आया है, ये कैसा है, ये कितना असभ्य है, तो उसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तो एक तरह से वो जॉन है वो हिट हो जाता है लंदन सोसाइटी के अंदर। लेकिन उसको इस वर्ल्ड स्टेट में काफी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो उसकी मदर है वो सोमा को कंज्यूम करने लग जाती है, सोमा जो ड्रग है उसको कंज्यूम करने जाती है खुश होने के लिए। और इस कारण से होता यह है कि इसकी मदर की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो ये लेनिना है जो कि बर्नार्ड की गर्लफ्रेंड थी, वो अब जॉन को पसंद करने लग जाती है क्योंकि ऑब्वियसली इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअली कोई मोरालिटी नहीं है, कोई भी किसी से भी सेक्सुअली कोई मोरालिटी नहीं है, कोई भी किसी से भी फिजिकल रिलेशनशिप रख सकता है, चाहे छोटी उम्र का हो बड़ी उम्र का हो। इसलिए जो लेनिना है वो जॉन को पसंद करने लग जाती है जो कि उससे एज में छोटा है। लेकिन उसको डाउट है कि वो उसे पसंद करता ही नहीं करता। लेकिन जॉन फाइनली बोलता है कि वो जॉन फाइनली टेल्स हर ही लव्स हर, है ना। जॉन बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर वो जो लेनिना है वो खुद को ऑफर करती है उसके सामने, है ना। लेकिन जॉन मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर सकता। अल्टीमेटली बाद में होता ही है कि जो लिंडा है, जॉन की मदर है, वो मर जाती है और जॉन है उसका ब्लेम, लिंडा की डेथ का जो ब्लेम है वो सोमा पे डालता है क्योंकि उसकी मदर काफी सोमा को कंज्यूम करने लग गई थी। और इस कारण से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां हॉस्पिटल के अंदर जो सोमा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था कुछ डेल्टास को, उसको इंटरप्ट करता है ना। तो जब वो इंटरप्ट करता है तो डेल्टास को गुस्सा आता है और वो दंगा करने लग जाते हैं। लेकिन फिर जॉन, हेल्महोल्ट्ज, बर्नार्ड, इन सबको पुलिस है वो पकड़कर मुस्तफा मोंड जो कि वर्ल्ड कंट्रोलर है उसके पास में लेके जाते हैं। और वहां मोंड के ऑफिस में मोंड और जॉन दोनों डिबेट करते हैं। मोंड बोलता है कि जो वर्ल्ड स्टेट जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जॉन बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल खराब सोसाइटी है, यहां पर इंसानों को कोई फ्रीडम नहीं है, पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हर इंसान क्या करेगा, उनके पास में कोई फ्रीडम नहीं है, कोई फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियली, और जो हैप्पीनेस है वो भी आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो इस तरह से ये डिबेट करते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को डिबेट करते हैं। मोंड फिर हेल्महोल्ट्ज और बर्नार्ड दोनों को बोलता है कि उनको एक आइलैंड में भेजा जाएगा, उस आइलैंड में भेजा जाएगा जहां पर सारे इंटरेस्टिंग पीपल हु डोंट लाइक, जिनको ये वर्ल्ड स्टेट पसंद नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वर्ल्ड स्टेट पसंद नहीं होता, उसकी आर्टिफिशियल जो भी चीज लाइफ चल रही है उसको वो पसंद नहीं करते हैं, तो उनको एक आइलैंड पर भेज दिया जाता है। तो हेल्महोल्ट्ज और बर्नार्ड दोनों को उस आइलैंड पर भेजा जाएगा, ऐसा मोंड जो कि वर्ल्ड कंट्रोलर है बोलता है। लेकिन वो मोंड जॉन को मना करता है कि जॉन को उस आइलैंड पर नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए फिर जॉन क्या करता है, एक अबंडेंट लाइट हाउस, एक लाइट हाउस में जाकर रहने लगता है। वहां पर वो खुद को प्यूरिफाई करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड स्टेट में आके काफी इम्प्योर हो गया है, तो खुद को प्यूरिफाई करता है। कैसे करता है प्यूरिफाई? स्लीपलेसनेस, वो सोता नहीं है, नींद नहीं लेता है। सेल्फ फ्लैगलेशन करता है। सेल्फ फ्लैगलेशन का मतलब है खुद को खुद ही मारना, मतलब कोई ऐसा हथियार ले लेना या कुछ ऐसा चाकू ले लेना, है ना, उससे खुद पर ही वार करना, है ना, खुद को पीड़ा देना एक तरह से, वो सेल्फ फ्लैगलेशन हो गया। और दूसरे जो एस्थेटिक बिहेवियर्स होते हैं उनको वो करता है ताकि वो खुद को प्योरीफाई कर सके। आगे होता ये है कि एक फोटोग्राफर उसकी इस एक्टिविटी को
जो ये स्लीपलेसनेस, सेल्फ फ्लैगलेशन, एस्थेटिक बिहेवियर्स, उनका एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर उसको रिलीज कर देता है। तो इससे जब लोगों को पता लगता है कि इतना अजीब सा पर्सन यहाँ पर रह रहा है लाउड हाउस के अंदर, तो मतलब वहां पर बहुत भीड़ आ जाती है उसको देखने के लिए, और तो उसको बोलते हैं कि ये विपिंग स्टंट, मतलब जो खुद को मारने वाला स्टंट है ना, सेल्फ फ्लैगेशन, जो ये वो कर रहा है सर, इसको वो उनको करे क्योंकि उनको काफी मजा आ रहा है जनता को, क्राउड को, भीड़ को, जब वो खुद को मार रहा है, खुद को विप कर रहा है। तो विप का मतलब हो गया एक डंडे से या लकड़ी से या किसी रस्सी से खुद को मारना। अब होता यह है कि जो लेनिना है वो भी वहां पर पहुंच जाती है एक हेलीकॉप्टर के अंदर, और फिर वो जॉन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसको स्टम्पेट बोलता है। स्टम्पेट मतलब ऐसी वुमेन, प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से वो उसको, लेनिना को प्रोस्टिट्यूट बोलता है, क्योंकि उसके ऑब्वियसली जो ये लेनिना है उसके काफी सेक्सुअल एनकाउंटर्स हुए हैं, है ना, उसने काफी आदमियों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है, इसलिए जो जॉन है उसको प्रोस्टिट्यूट या स्टैम्पेट बोलता है। और फिर उसके बाद में वो खुद को और उसको दोनों को किसी रस्सी से या डंडे से पीटने लग जाता है, विप करने लग जाता है, दोनों को, खुद को भी करने लगता है और उसको लेनिना को भी करने लग जाता है। तो इस तरह से जो इस तरह का माहौल होता है उसमें इतने इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है, और जो क्राउड है वो भी इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं उनकी इन एक्टिविटीज से, कि वो दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, एक दूसरे से मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा वो इंस्पायर हो जाती है वहां पर जो क्राउड है वो, कि वो सारी की सारी क्राउड एक ऑर्गी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑर्गी मतलब वही एक तरह से बहुत सारे लोगों जब एक साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं भीड़ के अंदर, तो उसको ऑर्गी बोलते हैं। तो इस तरह से जॉन भी उस ऑर्गी में इन्वॉल्व रहता है, पूरी क्राउड, पूरी की पूरी क्राउड, भीड़ पूरी उस ऑर्गी में इन्वॉल्व हो जाती है, और एक तरह से वो वर्ल्ड स्टेट की जो कंडीशनिंग उनकी की गई है उसके हिसाब से ही सब काम कर रहे होते हैं। अब होता ही है कि अगले दिन जब जॉन को पता लगता है कि उसने पिछले दिन इतना गलत काम किया था, इतना खराब काम किया था, वो भी ऑर्गी के अंदर इन्वॉल्व हुआ था सबके साथ में, तो उसको मतलब काफी हॉरिफाई हो जाता है वो इस चीज से, और काफी उसको पछतावा होता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, है ना, और इस पछतावे के कारण से वो खुद को हैंग कर देता है। जॉन हैंग्स हिमसेल्फ, है ना, खुद को लटका देता है, फांसी लटका देता है। इस नोट पर हमारा ये नोवेल खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ब्रेव न्यू वर्ल्ड का वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।